अलका, तुमने सब सामान पैक कर लिया ना? अच्छे से देख लो, कुछ छूटा तो नहीं है। वो मम्मी की दवाई और पिताजी के गरम मौजे भी ज़रूर रख देना, और मम्मी के लिए वो खट्टी मीठी गोली जो वो खाने के बाद खाती हैं। ये सारी बातें गौतम ने फ़ोन पर अपनी पत्नी से कहा। हाँ गौतम, मैंने सब सामान अच्छे से रख दिया है। अगर फिर भी कुछ सामान छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी सब सामान मिलता ही है। वैसे भी मम्मी और पिताजी वहाँ इतने लोगों के साथ रहेंगे तो कुछ चीज़ें आपस में भी शेयर कर लेंगे, उन्हें वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप बेकार ही इतनी चिंता कर रहे हैं, अलका तुनक कर बोली तो गौतम की बोलती बंद हो गई। अच्छा ठीक है, मैं शाम को घर आता हूँ और कल सुबह इन्हें छोड़ आएंगे। वैसे भी अपने 7 दिन बाद के टिकट है, पर सारा घर समेटने में और सामान बेचने में समय तो लग ही जाएगा। फिर अलका ने फ़ोन रख दिया और वो चुपचाप अपने सास ससुर के कमरे में चाय लेकर गई। दोनों बहुत ही वृद्ध और बीमार थे, उनसे ज़्यादा बोला भी नहीं जाता था। एक बार कहीं बैठ गए तो बैठ गए, फिर जल्दी से उठा भी नहीं जाता था। राम सेवक जी 80 के पार होंगे और सुनीता जी 75 के पार थी। अब बुढ़ापे में दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। राम सेवक जी को दमे की बीमारी थी और सुनीता जी की डायबिटीज की मरीज थी। दोनों ही बस दवाओं को सहारे अपने दिन गुजार रहे थे। दोनों का एक ही बेटा है गौतम, जो शादी के 15 साल बाद हुआ था, और जब तक गौतम बड़ा हुआ वो दोनों काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। शादी के इतने साल बाद मिले संतान सुख से दोनों खुश थे। सुनीता जी अपने बेटे को पलकों पर बिठा कर रखती थी। उसके मुंह खोलने की देर होती और वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार और ऊंचे सपने देखता था। गौतम का एकमात्र सपना था, वो विदेश जाकर नौकरी करना चाहता था। उसकी पढ़ाई के लिए राम सेवक जी ने दिन रात एक कर दिए थे और सुनीता जी ने इसी बेटे की पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। उनके पति ने उन्हें समझाया भी था कि गहने बुढ़ापे के लिए रख ले, पर वो अपने बेटे के प्यार में अंधी थी। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो गौतम की पढ़ाई के लिए बैंक से कोई कर्ज नहीं लेगी। बच्चों को पढ़ाना हर माता पिता का फर्ज होता है। अगर बच्चे खुद कर्ज चुकाएंगे तो उन्हें लगेगा कि माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया। देख सुनीता, सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं। हम कोई अनोखे नहीं हैं। तूने घर भी गिरवी रखवा दिया है। अब हमारे पास बुढ़ापे के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम पूरी तरह से गौतम पर निर्भर हो जाएंगे। राम सेवक जी ने उन्हें समझाया था, पर सुनीता जी को पूरा भरोसा था कि उनका बेटा हर तरह से उनकी सेवा करेगा, देखभाल करेगा। वो औरों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। उन्होंने गौतम को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। गौतम वहाँ 2 साल पढ़कर फिर भारत आ गया, लेकिन वो फिर से विदेश जाना चाहता था। वो भारत की ही लड़की से शादी करना चाहता था। गौतम ने अलका को उसकी खूबसूरती के कारण पसंद कर लिया और जल्दी ही दोनों ने शादी कर ली। अब एकदम से तो वो विदेश जाना संभव नहीं था। अपने ही देश में नौकरी करके गौतम बाहर भी नौकरी तलाश रहा था। अलका गृहिणी थी और घर को अच्छे से संभाल लेती थी, लेकिन उसको अपने घर में सास ससुर खटकते थे। उन दोनों के कारण वो बड़ी परेशान रहती थी। अभी तो शादी को थोड़ा ही समय हुआ है, अभी से इन दोनों की कितनी सेवा करनी पड़ रही है। मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई। मैं तो तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। अलका ये कहकर रोज़ गौतम से लड़ती थी। आपको क्या पता, आप तो दिन भर घर पर नहीं रहते हो। पिताजी को हर 1 घंटे के बाद चाय चाहिए और मम्मी को समय पर खाना चाहिए। इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगाओ, समय पर नाश्ता खाना दो। मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। मैं तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पा रही हूँ।
बस तुम्हारे माता पिता की सेवा करती रहती हूँ। तुम अपने लिए पत्नी लाए हो या इन लोगों के लिए मुझे नर्स बनाकर लाए हो। गौतम भी इस रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गया था। एक दिन गौतम के ऑफिस में पार्टी थी। दोनों को पार्टी में जाना था। उस दिन अलका बहुत खुश थी। उसने जैसे ही तैयार होने के लिए सोचा तो गौतम ने टोक दिया, पहले पिताजी और मम्मी के लिए खाना बनाकर रख दो और मम्मी को इंसुलिन दे दो, खाना खिला दो, फिर चलते हैं। लेकिन तब तक तो आधी पार्टी निकल जाएगी। इन सब कामों में से 1 घंटा निकल जाएगा, फिर मुझे तैयार भी होना है। तुम दोनों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दो, इतने में मैं तैयार हो जाऊंगी, अलका ने कहा। अलका, मम्मी पापा जी अब इस उम्र में बाहर का खाना नहीं खाते हैं। हम पार्टी में थोड़ा देर से चले जाएंगे, गौतम ने समझाया। तो वो फिर बिफर पड़ी। तुम अकेले ही चले जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है, कोई खुशी मेरे जीवन में नहीं मिली। तुम अपने मम्मी पिताजी के सेवा करवाने मुझे ब्याह कर लाए हो क्या? बहू की बात सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है, पर बुढ़ापे में आदमी इतना लाचार हो जाता है कि अपनी ही संतान से कुछ नहीं कह पाता है। उस दिन अलका सचमुच पार्टी में नहीं गई और रूठ कर बैठ गई। अब गौतम को उसे मनाना मुश्किल हो गया था। तुम अपने माता पिता को कहीं और क्यों नहीं छोड़ देते हो? अलका ने गुस्से में कहा। ये तुम क्या कह रही हो? उनका एकमात्र मैं ही सहारा हूँ और तुम उन्हें भी छोड़ने को कह रही हो? वो बूढ़े, बीमार और लाचार हैं। भला कोई बेटा ऐसा थोड़ी करता है। लोग, समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे? तुमको रिश्तेदारों की पड़ी है, अपने माता पिता की पड़ी है, और जिस लड़की को तुम शादी करके लाए हो उसकी जरा भी चिंता नहीं। शादी के बाद हम हनीमून पर नहीं गए, किसी रिश्तेदार के घर नहीं गए, कभी मूवी देखने नहीं गए, होटल में खाना खाने नहीं गए। मैं ये सब बर्दाश्त करती हूँ, पर अब मैं और नहीं कर सकती हूँ। मुझे इन दोनों से मुक्ति चाहिए, या तो मुझे मुक्त कर दो। अलका की बात सुनकर गौतम चुप हो गया। उसे कुछ कहते नहीं बन रहा था। तुम विदेश में नौकरी ढूंढ रहे थे ना, तो तुम्हारी नौकरी मिलते ही हम दोनों वहाँ चले जाएंगे। तब तक इन दोनों के रहने का दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। अलका ने अपनी बात पूरी की। आज घर में सन्नाटा था, खाना भी नहीं बना था। राम सेवक जी और सुनीता जी घर में ही हो रही हर बात से अनजान नहीं थे। वो बेटे की मजबूरी समझ रहे थे, पर वो भी तो मजबूर थे। शादी के इतने सालों बाद ईश्वर ने संतान दी और उसी संतान पर अब उनका कोई हक नहीं है। शादी के बाद क्यों बेटों पर कोई हक नहीं रहता है? वो कैसे कहते हैं कि हमें तो तेरा ही साथ रहना है, अभी तेरे बच्चों का सुख देखना है। इन बूढ़ी आँखों को बहुत कुछ देखना बाकी है। अगली सुबह गौतम ऑफिस चला जाता है। वहाँ लैपटॉप पर मेल चेक करता है तो देखता है उसकी विदेश में नौकरी पक्की हो गई है। कंपनी वाले अच्छा पैकेज दे रहे हैं। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका सपना पूरा हो रहा था। घर पर अलका को फ़ोन करके ये खुशखबरी देता है तो उसका चेहरा खिल जाता है और वो ये सोचकर खुश होती है कि अब तो उसे सास ससुर की सेवा से मुक्ति मिल जाएगी। शाम को घर आते वक्त गौतम मिठाई का डिब्बा लाता है और अपने माता पिता को ये खुशखबरी देता है। दोनों उसे बहुत आशीर्वाद देते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू खुशी के भी थे और गम के भी थे। बेटे की प्रगति से वो खुश थे, पर उससे दूर होने का उन्हें गम था। उन्हें पता था बेटे बहू उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। अलका आज बहुत खुश थी और सब रिश्तेदारों को फ़ोन करके यह शुभ समाचार सुना रही थी। अभी गौतम के जाने में 1 महीना बाकी था और अलका ने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी थी। मम्मी पिताजी अपने घर में कितना कबाड़ इकट्ठा कर रखा है।
उफ, इतना सब सामान बेचने में बहुत वक्त लग जाएगा। ये सुनकर सुनीता जी बोलती है, बहू, जिसे तुम कबाड़ कह रही हो वो मेरी इतने सालों की गृहस्थी है। और लड़की जब परिवार में शादी होकर आती है वो एक एक चीज़ खरीदकर घर को संजोती है, संवारती है। एक उम्र के बाद उसकी यादें जुड़ जाती हैं। आज तुम्हारे लिए ये कबाड़ हो गया है, अभी वक्त तुम्हारा है, तुम कुछ भी कह सकती हो। मम्मी जी, अब आपको इस बुढ़ापे में क्या करना है? मुझे घर का सामान बेचना होगा। लेकिन बहू, विदेश तुम दोनों जा रहे हो, हम तो यहाँ जैसे तैसे रह लेंगे, घर का सामान बेचने की ज़रूरत क्या है? मम्मी जी, गौतम ने ये घर बेचने का फैसला लिया है और आप लोगों के लिए नया घर देख लिया है। वहाँ पर ये सारा सामान काम में नहीं आएगा। गौतम ये घर कैसे बेच सकता है? घर तो इनके नाम पर है। वो मम्मी, घर के कागज़ पर मैंने पापा से साइन करवा लिए थे। अब हमें विदेश जाना है तो रुपये तो चाहिए, वहाँ भी घर लेना है। मैंने बैंक से घर छुड़वा लिया था और उसे बेच दिया है। कमरे में आकर गौतम ने कहा तो राम सेवक जी हैरान रह गए। कांपते शब्दों में इतना ही कहा, तूने हमें धोखा दिया है, धोखे से मेरे साइन ले लिए, तूने हमें बेघर कर दिया। तू तो जा रहा है तो हम अब कहाँ रहेंगे? मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम कर लिया है, शाम को ऑफिस से आकर बात करता हूँ। और वो ऑफिस चला गया। गौतम शाम को ऑफिस से घर आता है और अपने माता पिता के कमरे में जाता है। मम्मी पापा, हम दोनों तो विदेश जा रहे हैं, अब वापस जल्दी तो आना नहीं होगा और आप दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो मैंने सोचा मैं वहाँ जाने से पहले हर इंतज़ाम कर लूँ। आप लोगों के लिए मैंने वृद्धा आश्रम में बात कर ली है। मैं कल सुबह आपको वहाँ छोड़कर आ जाऊँगा और फिर 7 दिनों के बाद मैं और अलका विदेश चले जाएंगे। और फिर आप लोग हमारे साथ वहाँ विदेश में तो रह नहीं सकते थे, इसलिए यही व्यवस्था कर दी है। सब आपका बहुत ध्यान रखेंगे। राम सेवक जी से ज़्यादा बोला नहीं जाता था, पर सुनीता जी ने जवाब दिया, बेटा गौतम, माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़कर तू बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहा है। तूने जीते जी हमसे हमारा ठिकाना, हमारा घर छीन लिया। विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने ही बेटे ने हमें बेघर कर दिया। आज हमें तेरे पैदा होने पर बहुत दुख हो रहा है। इससे अच्छा तो हम निसंतान ही रहते, कम से कम अपने घर में तो रहते। और हम तेरे साथ विदेश में क्यों नहीं रह सकते हैं? एक बार कहता तो सही कि मम्मी पापा आप भी चलो, बुढ़ापे में अपनी संतान के साथ सभी रहना चाहते हैं। मम्मी पापा, आप इस तरह भावनाओं में मत बहिए। अब मुझे भी तो अपना भविष्य बनाना है। आप लोगों के कारण मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों की उम्र का तो कुछ पता नहीं, पर मेरे करियर बनाने के दिन बार बार नहीं आएंगे। गौतम बेशर्मी से बोलता है, ठीक है बेटा, हम तेरी खुशी और प्रगति के लिए वृद्धा आश्रम में रह लेंगे। दोनों ने रात भरी मुश्किल से काटी। जब सुबह गौतम ने दरवाज़ा खोला तो देखा मम्मी पापा दोनों गहरी नींद में थे। उसने उठाना चाहा पर वो नहीं उठे। टेबल पर पत्र रखा था, मेरे बच्चे सदा खुश रहना। हमने पूरी ज़िंदगी इसी घर में बिताई है तो हमारी अर्थी भी यहीं से निकलेगी। हम दोनों तुझे हर जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं। तू आराम से विदेश जाकर अपना करियर बनाना, हमारी अर्थी को मुखाग्नि देकर ही जाना। अगर हम वृद्धा आश्रम जाते तो आखिरी सांस तक तेरा इंतजार ही करते रहते और शायद तू हमारी मौत पर भी नहीं आता। ये पढ़कर गौतम का कलेजा फट रहा था और दूर खड़ी अलका शब्दहीन थी। पाठ को माता पिता अपनी संतान की खुशी और प्रगति के लिए हर दुख सहन कर लेते हैं। वो आखिरी सांस तक यही चाहते हैं कि कैसे भी करके उनकी संतान सुखी रहे, पर जब वो ही संतान दुखी देते हैं तो वो सहन नहीं कर पाते हैं और जीवन से हार कर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आपकी क्या राय है?
इस कहानी के प्रति हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।